सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जिस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है वो फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इसमें पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज है, दूसरा फैक्टर एटॉमिक साइज है, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शील्डिंग फैक्टर, नेचर ऑफ ऑर्बिटल है, एक्सटेंट ऑफ पेंट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पेंट्रेशन क्या होगी। तो व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और जितना ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये प्रोटॉन को जाहिर कर रहा है। अब जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो उतना ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कशिश करेंगे और प्रोटॉन की इस चीज को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। पार्ट वन के अंदर डियर स्टूडेंट, पार्ट वन के अंदर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा था। अब हमारे पार्ट टू के अंदर इसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस करने और फैक्टर्स को। तो पहला जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है इसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये आमतौर पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे आपने न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोटॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो प्रोटॉन है इनको ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कशिश कर रहा है। इस तरीके से इसके कशिश करने के अमल को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम सेकंड, जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये लेफ्ट टू राइट की तरफ पीरियड टेबल के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। अगर हम सेकंड पीरियड को देखें तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं जिनको आपने याद करना है। लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हुए नियान का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए नियान की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि नियान हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन एज कम्पेयर टू दी अदर मेंबर ऑफ सेम पीरियड। इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, बाकी तमाम एलिमेंट्स के अंदर 10 से कम प्रोटॉन है। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। अगर एटॉमिक साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। पूरे पीरियड टेबल के अंदर हीलियम का साइज सबसे कम है, स्मॉल साइज एलिमेंट है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कह रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? ये शेल होते हैं। मसलन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट जो है वो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 है, पहला शेल है। अब ये n2 है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी के लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, यानी इस एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर होंगे, जैसे लिथियम है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। 3s की उससे कम होगी, 4s की उससे भी कम होगी। तो ये हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की है, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो पोटाशियम की होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है इस चीज को हम कहते हैं हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो हर्ट्ज रूल के मुताबिक ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाफ फील्ड होते हैं, जैसे एस जो होता है, एस ऑर्बिटल के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या पी ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दे आर मोर स्टेबल। और जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, जैसे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये बोथ आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों को हम कहते हैं कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड वाले भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कंप्लीटली फील्ड वाले भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखें, जैसे हमारे पास किसी भी एलिमेंट के S के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये मोर स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अगर S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैग्नीशियम है, इसके S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम है, इसके अंदर S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर डी जो होता है ये हाफ फील्ड है, इससे ज्यादा स्टेबल जो होगा पी वाला होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी जो हाफ फील्ड है।
अगर डी फुल फील्ड है तो उससे कहीं ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर पी जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है। अब कुछ हमारे पास शार्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला शार्ट क्वेश्चन ये है कि वाई मैग्नीशियम हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन सोडियम। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो ये स्कूल के फार्मूले के तहत हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 3 है, यानी मैग्नीशियम जो होता है वो तीसरे ऑर्बिटल के अंदर ये पाया जा रहा है और इसके एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो सोडियम होता है, जो सोडियम है, इसके 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये वाला जो s के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हाफ फील्ड है, लेकिन दैट इज ए लेस स्टेबल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मोर स्टेबल होगा सोडियम से, तो इस तरीके से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सोडियम की कम है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन, वाई नाइट्रोजन हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्यों ज़्यादा होती है? वजह साफ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका वैलेंस शेल जो होगा वो p ऑर्बिटल होगा, ये इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है वो भी p ऑर्बिटल है, लेकिन ये पार्शली फील्ड है, p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन की निस्बत से। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज ए ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई नोबल गैसेज हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नोबल गैसेज की पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। वजह क्या होती है कि इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नोबल गैसेज के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर फील्ड होते हैं। देखिए जैसे हमारे पास आता है नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2, 2s में 2 और p के अंदर भी 2। तो इसका s ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फील्ड है, p ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए हम कहते हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हाफ फील्ड है, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कम्प्लीटली फील्ड है। बट दीज टू आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे जिंक है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई देन नाइट्रोजन। यानी पहले नाइट्रोजन की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से। वाई? अगर हम पहले केस के अंदर देखते हैं तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है। ऑक्सीजन के p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शली फील्ड है और लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसलिए ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम है। अब जब हम पॉजिटिव 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से निकाल लेते हैं तो इसके p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी पार्शली फील्ड हो जाता है। और ऑक्सीजन का अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो इसके जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ये हाफ फील्ड हो जाता है। तो इसलिए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शली। तो पहले केस के अंदर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देन ऑक्सीजन, दूसरे केस के अंदर जो है मोनो पॉजिटिव ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है मोनो पॉजिटिव नाइट्रोजन एलिमेंट से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है इस चीज़ को हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, अगर एक से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं तो वो क्या होंगी। मसलन वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर, कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों ज़्यादा। वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट से क्यों ज़्यादा होती है? तो हम देख रहे हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी फर्स्ट से, फिर फर्स्ट थर्ड ज़्यादा होता है सेकंड से, सेकंड ज़्यादा होती है फर्स्ट से। अब ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर ये फर्स्ट ग्रुप है, यानी फर्स्ट पीरियड के 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब इसका हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है 1312 किलो जूल पर मोल है। हीलियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो 2372 है। अगर इसके अंदर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब s ऑर्बिटल से निकालते हैं तो हमें 5002
251 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन की वैल्यू से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर एंड प्रोटॉन इज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब ये हमारे पास सेकंड पीरियड है, इसे आपने याद करना है। लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अब लिथियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो 550 है, जो सेकंड है वो 7000 के करीब है, और जो इसकी थर्ड है वो 11000 के करीब है। ऐसे ब्रिलियम की ये चार दी गई हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़। इसकी जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो 899 है, सेकंड जो है ये 1075 है, और जो इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो 14849 जो है किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये सेकंड पीरियड था। अगर हम थर्ड ग्रुप की तरफ देखते हैं तो ये थर्ड पीरियड है, तीसरा पीरियड के एलिमेंट है, ये तीसरे पीरियड के एलिमेंट है। अगर इनकी हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो ये हमारे पास 7 तक इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी गई है। तो सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है, यानी 496 है, और इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी रीज़न ये है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन हम सोडियम का निकालते हैं तो इसके पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे ऑर्बिटल के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 496 है। लेकिन जब इसके अंदर से दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो वो सेकंड ऑर्बिटल से निकालते हैं, पी के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से ये मैग्नीशियम की फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे बढ़ती जा रही है। ऐसे एल्यूमिनियम की है, ऐसे सिलिकॉन की है, फास्फोरस की है, ऐसे। तो हम कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन इज ग्रेटर देन हीलियम। कि लिथियम आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है हीलियम से? लिथियम आयन के अंदर 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ये +3 है। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियर चार्ज +2 है। लेकिन इसके अंदर 3 प्रोटॉन होने की वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है लिथियम आयन का। तो लिथियम आयन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, हीलियम की कम है। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आता है वाई द गैप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सोडियम इज मोर देन सेम ग्रुप ऑफ मैग्नीशियम एटम। अब मैग्नीशियम एटम की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एक तरतीब के साथ है, लेकिन सोडियम की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर एक बिग गैप है, वाई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, p के अंदर 6 हैं, और 3s के अंदर 1 है। तो इस 3s के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो 496 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये 3s से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखना चाहते हैं, सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, ये सोडियम आयन है, 2p में 6 हैं, इसका 3s का इलेक्ट्रॉन चला गया। p में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें इसकी वैल्यू से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है, जो 4000 तक चली जाती है, 4562 किलो जूल पर मोल देनी पड़ती है। वजह क्या है कि अब जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं वो नेक्स्ट ऑर्बिट से निकालेंगे, यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही चेंज हो गया, इसलिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि जो नेक्स्ट ऑर्बिट होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में ज़्यादा होगी। जबकि मैग्नीशियम के केस के अंदर जो s ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 738, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकाला जाता है तो वो भी हम s ऑर्बिटल से निकाल रहे होते हैं, तो ये 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। अगर मैग्नीशियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तब हमें p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होगी। अब हमारा लास्ट एंड है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हम ग्रुप और पीरियड के अंदर स्टडी करना चाहते हैं कि ग्रुप और पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है।
तो हम देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है। तो अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ये एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, शेल बढ़ते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है, एटॉमिक नंबर अलोंग एक्स एक्सिस, आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा। ये ग्रुप है, देखें ये ग्रुप है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबीडियम है, ये सीजियम है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन था इसका 1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी है और सीजियम की 376 किलो जूल पर मोल। टॉप से बॉटम की तरफ साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तमाम ग्रुप्स के अंदर यही ट्रेंड है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सीजियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है और हीलियम की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन जो होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। क्योंकि हीलियम का साइज सबसे छोटा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। हाइड्रोजन से हम इसकी निस्बत से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट आ जाते हैं ये हमारे पास लिथियम है, इसकी 520 है, ये बेरिलियम है 899 है, ये बोरान है 801 है, ऐसे ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन और ये नियान। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस पाया जाता है। तो ऐसे हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। वजह क्या है कि बेरिलियम जो होता है इसके s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि बोरान के अंदर p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये पार्शली फील्ड है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। सिमिलरली नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये हमारे पास बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए हम कहते हैं बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। नाइट्रोजन के केस के अंदर कि ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन भी आता है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, होनी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा चाहिए था। तो ऑक्सीजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे होते हैं जो पार्शली फील्ड है और लेस स्टेबल है, जबकि नाइट्रोजन के p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो नियान की होगी, तो नियान के p जो होता है वो कम्प्लीटली फील्ड है और इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है कि बोरान जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ जब इसे तरतीब दिया जाता है सेंडिंग आर्डर के साथ, तो बोरान को पहले लिखा जाता है, फिर बेरिलियम को। सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन को पहले लिखा जाता है, फिर हम नाइट्रोजन को लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है। ऐसे सिमिलरली अगर हम थर्ड पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो यही ट्रेंड हमें थर्ड पीरियड के अंदर भी नज़र आता है। तो ये थर्ड पीरियड के अंदर ये सोडियम है, फिर ये मैग्नीशियम 738 है, ये आर्सेनिक है, ये 758 है, ऐसे ये बढ़ती जा रही है। इस केस के अंदर भी जो हमारे पास मैग्नीशियम होगा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आर्सेनिक से, इससे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो एल्यूमिनियम से, तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पहले आएगा मैग्नीशियम बाद में। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं फास्फोरस जो होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। वजह वही है कि फास्फोरस के p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्शली फील्ड है और सल्फ़र के p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि आमतौर पर ये फास्फोरस जो होगा ये हाफ फील्ड है, सल्फ़र जो होगा ये पार्शली फील्ड है, इसलिए हम कहते हैं फास्फोरस जो होगा ये मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। तो इस ट्रेंड को भी हम देखते हैं, ये हमारा सेकंड पीरियड है, इसी तरीके से इसे अरेंज किया गया। तो हमारे पास एल्यूमिनियम पहले आएगा, फिर मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम कम्प्लीटली फील्ड मोर स्टेबल, एल्यूमिनियम लेस स्टेबल। सिमिलरली हमारे पास जो है सल्फ़र पहले आएगा, फास्फोरस बाद में, क्योंकि फास्फोरस जो होता है ये हाफ फील्ड है, सल्फ़र जो होगा ये कम्प्लीटली फील्ड है।
अब हम देख रहे हैं कि अगर हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होगी। यहाँ पे पहले लिथियम है, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, बेरिलियम की ज़्यादा। सिमिलरली ऑक्सीजन की कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा। इस केस के अंदर भी हमने जो एल्यूमिनियम की कम होगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा, सल्फ़र की कम होगी और फास्फोरस की ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये ग्राफ एटॉमिक नंबर और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरम्यान में बना हुआ है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी जो है मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।